फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, रॉयल नेवी द्वारा दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट किए जाते हैं जो कि क्वीन एलिजाबेथ क्लास के हैं। जो पहला है ये HMS क्वीन एलिजाबेथ है और जो दूसरा है ये HMS प्रिंस ऑफ वेल्स है। तो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कॉस्ट है ये अराउंड $4 बिलियन के आसपास का है। ये 65,000 से 70,000 टन क्लास कैटेगरी में आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और करीबन 284 मीटर इनकी लंबाई है। ओवरऑल विड्थ इनकी 73 मीटर की है और ये शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि वैसे ही इनसे ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट की वैरायटी में लिमिटेशन डाल देता है। यहाँ से खाली F-35B ही ऑपरेट हो सकते हैं। तो इतना पैसा लगाने के बावजूद यूके को ये एयरक्राफ्ट कैरियर लिमिटेड कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ रेगुलर ये ब्रेक डाउन होते हैं। ऑपरेशनल यूसेज की बात तो हम बाद में करेंगे। ये नॉर्मल एक्सरसाइज तक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही एक और एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हुआ है। तो नेटो द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है, स्टेडफास्ट डिफेंडर। इसे नेटो की लार्जेस्ट एक्सरसाइज कहा जा रहा है कोल्ड वॉर के बाद से। तो यहाँ पर जितने भी नेटो मेंबर्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करेंगे और ये एक्सरसाइज जनवरी एंड से चालू हुई है और मई एंड तक चलेगी। इसे 2 पार्ट में कंडक्ट किया जा रहा है। तो रॉयल नेवी द्वारा भी अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर शोकेस किया जाना था, जिसके अंतर्गत ओरिजिनली यहाँ पर HMS क्वीन एलिजाबेथ को पार्टिसिपेट करना था। तो HMS क्वीन एलिजाबेथ के रूटीन चेक के दौरान ये पता लगा कि यहाँ पर कपलिंग को लेकर इशू आ रहा है, जिसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पार्टिसिपेट करेगा। और अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स में भी इशू आ रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो जो इश्यूज़ हैं उन पर काम किया जा रहा है और जो पार्टिसिपेशन है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो HMS क्वीन एलिजाबेथ में क्या था कि जो कपलिंग थी स्टारबोर्ड साइड के प्रोपेलर शाफ्ट की, वहाँ पर इशू था। पर यहाँ पर जो इशू है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ ये थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो इश्यूज़ इन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ आ रहे हैं ये कोई नए नहीं हैं। प्रीवियसली भी US के साथ एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भी जब HMS प्रिंस ऑफ वेल्स रवाना हुआ था तब भी रास्ते में ये ब्रेकडाउन हो गया था। बाकी इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो इंडक्शन टाइमलाइन है ये भी इश्यूज़ की वजह से कई बार पुश की गई है। तो ये कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट कैरियर है। यहाँ पर कई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी इस्तेमाल किया गया, जिसके अंतर्गत इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इतने बड़े स्केल में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्शन का यूज़ किया गया है, जो कि एक अचीवमेंट है। पर कई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी किए गए हैं। तो अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पैसा लगाया भी गया है और एक तरीके से वेस्ट भी किया गया है। ओरिजिनली ये कैटोबार कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर होना था, लेकिन कॉस्ट सेविंग के लिए यहाँ पर स्की जंप को दिया गया है और इवन बट अरेस्टिंग को भी नहीं दिया गया है। तो खाली वर्टिकल लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट ही यहाँ से फ्लाई कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत खाली F-35B यहाँ से ऑपरेट हो सकता है। बाकी हेलीकॉप्टर्स ही यहाँ से ऑपरेट हो सकते हैं। इवन जो बड़े E2 कैटेगरी के एवैक्स हैं वो भी यहाँ से ऑपरेट नहीं हो सकते। तो इतना पैसा लगाने के बावजूद जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिल रही है वो लिमिटेड है। तो इस चीज़ को लेकर भी यूके में विचार किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर को अपग्रेड किया जाए और कैटोबार बनाया जाए, जो कि अगेन इनको कई सालों के लिए शोर पे रखेगा। पर उस अपग्रेड के बाद इनकी कैपेबिलिटी में बहुत बड़ी वृद्धि आएगी, पर ये अपग्रेड काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खाएगा। बाकी ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि इनको फ्यूचर में कैटोबार में अपग्रेड किया जा सके, क्योंकि रॉयल नेवी का प्लान है इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कम से कम 50 साल तक ऑपरेट करने का। तो शुरुआत में ही ये प्लान कर लिया गया था कि US का जो C-13 स्टीम कैटापुल्ट है और Mark 7 अरेस्टिंग गियर है ये इन एयरक्राफ्ट कैरियर में लगाए जा सके, जो कि निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर में लगे आते हैं। फिर बाद में ये भी प्लान किया गया कि जो लेटेस्ट ईमाल सिस्टम है उनको यहाँ पर लगाया जाए और एडवांस अरेस्टिंग केबल को भी यहाँ पर लगाया जाए। ये प्लान्स HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ थे, लेकिन स्टडी में ये पाया गया कि जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट दुगना पहुँच जाएगा इनको इंस्टॉल करने पर अल्टीमेटली रॉयल नेवी को इस डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये चीज़ भी यहाँ पर ऐड कर दें कि जो अभी इश्यूज़ निकल कर सामने आ रहे हैं वो इन सिस्टम्स के बिना ही आ रहे हैं, जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो कैटोबार अपग्रेड से ये एयरक्राफ्ट कैरियर और ज़्यादा रिलायबल होंगे, ये सोचना गलत है। इन कैरियर्स पे अभी से काम करके इनको रिलायबल बनाना ज़रूरी है। खासकर इनके प्रोपेलर शाफ्ट के साथ जो इश्यूज़ हैं ये बार बार आ रहे हैं। इवन जो 2022 में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रेकडाउन हुआ था ये भी प्रोपेलर शाफ्ट की वजह से ही हुआ था, जो कि इंस्टॉल करते समय ऐसा कहा गया कि मिसअलाइन हो गई थी। होपफुली ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो और रॉयल नेवी को कुछ राहत मिले।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।